सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अलवारिज एंड मार्शल के सॉवरेन एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर रजा बाकर से मुलाकात की है। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक A&M बैनुल-अक़वामी पेशावराना खिदमात फराहम करने वाली एक मारूफ कंपनी है। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड के क़याम के बाद इसको फ़ाल रखने के लिए A&M से एडवाइजरी सर्विसेज की फराहमी का मुआहदा किया है। मुलाकात में रजा बाकर और उनकी टीम ने अपनी हिकमत अमली और मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में हुकूमत को आगाह भी किया है। यह हिकमत अमली पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड एक्ट 2023 के तहत दी गई जिम्मेदारियों के मुताबिक तरतीब दी गई है। इस फंड के क़याम का मकसद मुल्क के माली इस्तेहकाम को बेहतर बनाना और सरमायाकारी के मौके को फ़रोग देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रजा बाकर एक माहिर आदमी हैं और उनकी मुशावरत से पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस का सामना करने में मदद मिलेगी। जुलाई 2024 में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी रजा बाकर से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को हिदायत दी कि दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी के मुआहदों को बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फर्म्स की मुशावरत से पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। हुकूमत के हुजम में कमी और निज़ाम हुकूमत को मौसर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फर्म से मुशावरत की जाए। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि रजा बाकर अचानक इस हुकूमत के लिए इतने अहम क्यों हो गए हैं। 4 मई 2019 को रजा बाकर को गवर्नर स्टेट बैंक उस वक्त की हुकूमत ने तैनात किया। उनकी तैनाती उनकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान हमेशा मुतनाज़ बनी रही। उस वक्त की अपोजिशन जो आज हुकूमत में है, रजा बाकर पर हमेशा तनकीद किया करती थी। डॉक्टर रजा बाकर 18 साल तक IMF और 2 साल तक आलमी बैंक के मुलाजिम रहे हैं और अगस्त 2017 में मिस्र में IMF ऑफिस के सरबराह और सीनियर रेजिडेंट नुमाइंदे थे, जिसकी वजह से कहा जाता था कि उनको स्टेट बैंक में तैनात करके मुल्की खजाने की कुंजी दरअसल IMF के हवाले कर दी गई है। रजा बाकर की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक 3 साल मुद्दत को अगर देखा जाए तो उसमें बेशुमार मुतज़ाद पॉलिसीज नजर आएंगी, जिस पर उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत की जानिब से बहुत बहस की जाती थी। मुस्लिम लीग नून के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने उस वक्त कहा था कि रजा बाकर के बतौर गवर्नर स्टेट बैंक कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, इसलिए उन्हें जाने का कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और अभी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से रजा बाकर की तैनाती को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। मरियम नवाज ने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, बल्कि IMF को यहाँ बुलाकर पाकिस्तान उसके हवाले कर देंगे। अपने दूसरे ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा था कि अब हुकूमत IMF से बात नहीं करेगी, खुद IMF ही IMF से सौदा करेगा। किस तरह से रजा बाकर टीम को तनकीद का निशाना बनाया जाता था, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। अब यह सवाल ये पैदा होता है जो बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये कि हुकूमत और मुस्लिम लीग नून आखिर क्यों इतनी तनकीद के बावजूद भी रजा बाकर की फर्म से माशी मुशावरत करने का मुआहदा कर रही है। माजी में वो नाकाबिल कबूल थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो आज वो काबिल कबूल और इतने एक्सपर्ट कैसे हो गए कि वो अपनी माहिराना राय देकर हुकूमत को माशी तौर पर फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम कुरैशी साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान के इस वक्त माशी मसले बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत हमें इस वक्त अपने इंडिकेटर्स को पॉजिटिव होता दिखा रही है। जब सब कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो फिर ये इंटरनेशनल फर्म्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, जो कि बड़े भारी मुआवजे लेकर शायद उतने ज़्यादा मुआवजे वो लेते हैं कि इतनी तो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आती जितना इन इंटरनेशनल एडवाइज़र्स को हम डॉलर्स की सूरत में पे कर देते हैं। तो ऐसा एक शख्स या कंपनी जो माजी में नाकाबिल कबूल रहे हों, वो अब काबिल कबूल कैसे होगा इस हुकूमत के लिए? जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। मेरे तगय्युर हाल पर मत जा, मेरे तगय्युर हाल पर मत जा, इत्तफाकात हैं ज़माने के। जो कुछ भी आपने अपने इंट्रो में बताया, जो कुछ आपने बताया, वो एक तल्ख हकीकत है और हम सब के अब सामने जितनी खूबसूरती से आपने पेश किया है। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज हालत है कि हमने बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गैर मुल्कियों को कोचिंग दी, बैटिंग कोच बनाया, बॉलिंग कोच बनाया, लेकिन नतीजा आज हमारे सामने कि आज हम बांग्लादेश से भी जो है वो टेस्ट मैच हार जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज भी यही सूरत हाल है। मुझे याद है कि किस कदर शदीद एहतजाज था मुस्लिम लीग नून का। आपने एक नाम नहीं लिया, एहसन इकबाल साहब का, जो बार बार कहते थे कि हमने पाकिस्तान को बेच दिया है, लेकिन अपनी ज़रूरतों के तहत अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आप देखिए कि हुकूमत जो है किस तरह आज जो बाकर रजा साहब को
पाकिस्तान के मसाइल के हल की कुंजी बनाकर पेश कर रहे हैं। और आज ही के दिन सारे अखबारात इन खबरों से भरे हुए हैं कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है कर्जों की। और आपको याद होगा कि मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था कि किस तरह 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो कितना कर्जा था, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और फिर इमरान साहब के बाद फिर मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह कर्जों को लिया है, आप अंदाजा लगाइए कि 2 माह में 1448 अरब रुपया का कर्ज इस हुकूमत ने लिया है। यानी अंदरूनी कर्जों में भी बेपनाह इजाफा हो गया और बैरूनी कर्जों में भी इजाफा हो गया। 22 अरब डॉलर जो है वो हमने देने हैं। आप देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप कितने भी इंटेलेक्चुअल्स बुला लें, एक्सपर्ट्स बुला लें, आप जितनी कंपनियां रख लें, लेकिन जब तक आपकी अपनी विल नहीं होगी आप उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते। देखिए तमाम तर बातों के बावजूद IPPs का मसला अपनी जगह मौजूद है। अब तो आपने जितने प्रोग्राम किए IPPs के ऊपर, मेरा ख्याल है कि उसमें 95% लोगों ने ये इत्तफाक कर लिया है कि इसके जिम्मेदार कौन है, किन्होंने ये मुआहदे किए। लेकिन आप देखिए कि क्या वो ये तस्लीम करते हैं और क्या बखुशी कहते हैं कि हाँ हम मुआहदे जो है वो कैंसिल करेंगे या उनमें अमेंडमेंट करेंगे कि जिससे पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की आवाम पे जो पहाड़ टूटे हैं महंगाई के। आज भी आप जो वजीर तवानाई का बयान पढ़ लीजिए अखबार में, इतनी बेदिली से उन्होंने कहा है कि हाँ शायद अगले 2-4 महीने में बिजली की कीमतें कुछ कम हो जाए। तो आप ये देखिए कि वो IPPs जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को खोखला कर दिया, उनके खिलाफ ये कुछ नहीं कर पा रहे, उसके मसले के हल के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आज भी इंडस्ट्री को बिजली और गैस महंगी मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता जनाब कि अगर मजीद कुछ लोग आ गए तो भी कुछ कर पाएंगे या रजा बाकर साहब कुछ कर सके। सही, लेकिन ये जो हम मुस्तकिल सुनते हैं पाकिस्तान को सरमायाकारी की ज़रूरत है, हमें ऐसी कंपनीज चाहिए इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी मार्केट पर भरोसा करें, ट्रस्ट करें और यहाँ आकर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करें, और दूसरी तरफ हम लाखों या करोड़ों डॉलर्स मुआवजे की मद में जब इस तरह की इंटरनेशनल फंड्स को दे देते हैं, ये क्या कंसल्टेंसी हमें सिखाएंगे या बताएंगे? अगर वज़ीर ख़जाना को या वज़ीर प्लानिंग को भी इनकी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो फिर इन लोगों की अपनी एक्सपर्टीज़ क्या है? ये आप इससे अंदाजा लगा लेना कि मौजूदा वजीर खजाना की हैसियत तो खुद एक कंसल्टेंट के तौर पे है ना। यानी किसी सियासी जमात के पास भी कोई वजीर खजाना अपना नहीं है, कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं। ये साहब भी बाहर से ही लाए गए ना, औरंगजेब साहब को भी बाहर से बुलाया गया, इसहाक डार साहब को हटाया गया और हमें बताया गया कि ठीक है ये वहाँ रहते हैं, हॉलैंड में रहते थे, वहाँ से नेशनलिटी का मामला हुआ, सब कुछ हुआ, इमरजेंसी में किया गया, ये करके लेके आ गए। अब रजा बाकर साहब के थ्रू जो है वो मजीद कंसल्टेंट आ रहे हैं। बात यह है कि मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप कितने कंसल्टेंट भी बुला लें, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत की यही अप्रोच रही, पाकिस्तान के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, 99% ने ये कहा कि आप अपने अखराजात कम करें। अखराजात कम करने के बजाय 24% अखराजात में इजाफा कर दिया। आज भी वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो वो गाड़ियां खरीद रही है, जो अखराजात हैं वो हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं कि बात यह है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सारा मामला तर्ज अमल का है, हुक्मरानों का। जब तक हुक्मरान अपना तर्ज अमल नहीं बदलेंगे, और इनका तर्ज अमल क्या है उसके लिए मैं मजबूर हूं कि मैं सहारा लूं मलिया लोधी साहिबा का। आप मदिया लोधी साहिबा का ट्वीट जो है वो पढ़ लीजिए कि जो फ़लस्तीन के नाम पे 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, कि वहाँ क्या चल रहा था, वहाँ किस तरह खाना पीना चल रहा था, और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है मैं उसे दोहराना भी नहीं चाहता। सर हमारा शर्म से झुक गया। उन्होंने कहा कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें कम बुलंद हो रही थी, छुरी कांटों की आवाज़ें ज़्यादा थी, पेस्ट्री पिटीज चल रहे थे। ये वो खातून कह रही हैं जो अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर रही, जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही, जो इंतहाई संजीदा खातून है, जिन्होंने किताबें लिखी। ये उनका ट्वीट था। वो इस कदर दिल बर्दाश्त हुई इस हुक्मरान तबके के रवैये से। तो अरबाब साहब
जहां इस किस्म के लोग हुक्मरानी करते हों, जिनकी ये अखलाकियात हों, जिनकी ये पोजीशन हो, आप उनसे तवक्का मत करें। वो यही करते रहेंगे कि खर्चे करते रहेंगे, कर्जे बढ़ाते रहेंगे। और देखिए, वाहिद इमरान खान की हुकूमत थी, मेरा मकसद उनकी तारीफ करना नहीं है, लेकिन जो 3.5 साल में उन्होंने इतना कर्ज लिया था उसका तकरीबन उन्होंने जो है 85% वापस कर दिया था। और सबसे ज्यादा कर्जे इन्होंने लिए, सबसे कम अदायगी कम की, और अभी भी यही पोजीशन है। IPPs के हवाले से अरबों रुपए अभी भी IPPs वालों को दे दिए गए। उसमें कौन लोग हैं, ये सारी बातें बड़ी तफसील से आप अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जब तक मईशत के लिए, देखिए, अपनी मुआशरे हालात को जब तक आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को खड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक इंटरेस्ट रेट को आप कम लेकर नीचे लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप कितना कर्जा ले लें और कितने एक्सपर्ट बुला लें, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन नईम साहब, ये अगर आप देखें नंबर वाइज या डॉक्यूमेंटेशन की हद तक, तो ये सारे इंडिकेटर्स अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रहे हैं हुकूमत के। इंटरेस्ट रेट भी 3 रिव्यूज से मुस्तकिल कम हो रहा है, इस बार उसमें मजीद कमी एक्सपेक्टेड है। इन्फ्लेशन रेट अब सिंगल डिजिट में पिछले 1.5 माह से आ चुका है। तो ये जो बुनियादी फैक्टर्स हैं, ये तो अब हुकूमत के कंट्रोल में है। इसका मतलब कि सिमत एक तय हो गई है, डायरेक्शन एक सेट हो गई है। अब उस पर किस स्पीड से हुकूमत ने चलना है। IPPs का जो आप ज़ाहिर जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी कोई 5 IPPs के साथ अब ये मुआहदे हो चुके हैं कि उनके मजीद एग्रीमेंट्स उनको नहीं आगे किए जा रहा, उनको कोई अदायगियाँ नहीं की जाएंगी, वो ख़त्म किए जा रहे हैं वक्त से पहले। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब तो ये हुकूमत चल रही है। देखिए, बेहतरी का मामला ये है, आप तसव्वुर कीजिए कि आज से इमरान साहब के ज़माने में जब ये 12% महंगाई की हम बात कर रहे थे और अपोजिशन यही हुकूमत कहती थी कि जी बहुत ज़्यादा है, तो अगर उस वक्त कुछ, और उस वक्त की अगर आप सूरत हाल ज़रा देखिए कि जो इंटरेस्ट रेट था, जो ग्रोथ रेट था, जो इंडिकेटर्स भी थे इमरान साहब की हुकूमत के दौरान में बहुत अच्छे थे। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि वो सारे इंडिकेटर्स भी यकसर कैसे गायब हो गए। इतनी कमजोर बुनियादों पे जब हम मईशत को इस्तेमाल करते हैं और सारी चीजें जब हम दिखावे के लिए करेंगे, तो फिर उसके नताइज यही निकलते हैं। देखिए, मईशत जो है ना एक दिन में खराब होती है और ना एक दिन में दुरुस्त होती है। ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये बहुत कमजोर इंडिकेटर्स हैं। अभी भी जो है वो इंडस्ट्री हमारी बंद है, अभी भी इंडस्ट्री वाले गैस से परेशान है, गैस की कीमतों से, बिजली की कीमतों से हम परेशान हैं। महंगाई में कमी नहीं हुई है, महंगाई में यूं कह लीजिए कि इजाफा होना बंद हो गया है। आम आदमी के लिए बिजली का बिल अभी भी वही है, आम आदमी के लिए गैस का रेट भी वही है। इसी तरह आप देखिए कि जो हमारा टैक्स का निज़ाम है, उसमें जो इनकम टैक्स जिस तरह से लोगों से लिया जा रहा है, 38% लिया जा रहा है, 49% ले रहे हैं, 54% ले रहे हैं, तो उससे जो लोग पिछले 2 सालों में सतह गुर्बत से नीचे चले गए, वो तो ऊपर नहीं आ रहे, वो तो वही के वही मौजूद हैं। और कागजात में दिखाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर वाकई जिस तरह देखिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। नवाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं कि भाई हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कब खुदा हाफिज कह दिया था? जैसे ही इमरान साहब की हुकूमत आई, इसी हुकूमत ने कहना शुरू किया था कि जी IMF के पास जाना चाहिए। तो हकीकी मानों में जब तक मईशत को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक अपनी इंपोर्ट्स को हम कुछ कम नहीं करेंगे, हम अखराजात को कम नहीं, हकीकी मानों में जब तक हम अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, अपने इल्लतों को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम रिलायंस बंद करेंगे, हम रेमिटेंसेस के ऊपर रिलायंस करते हैं, जब तक हम वो बंद नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी प्रोडक्शन शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सपोर्ट्स के जरिए जो है ना अपना बिल जनरेट नहीं करेंगे, जब तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पायदार नहीं होंगी। ज़ाहिर देखने में बेशक अच्छी हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मईशत के लिए मजबूत नहीं है। मजबूत मईशत के लिए इक़दामात नहीं है, ना काफ़ी है। ठीक है, तो नईम साहब, ये इसका मतलब कि अगले 1-2 साल अभी मजीद इस हुकूमत का एक टेस्ट है, एक बड़ा चैलेंज है इसके लिए। ये IMF प्रोग्राम अब इसको मिला है, एक ब्रीदिंग स्पेस तो इसको मिला है। अब कम से कम वो जो एक बैरूनी सरमायाकारी थी, उसके रास्ते हम खुलते हुए देख रहे हैं। सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, चाइना के वज़ीर आज़म को एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आना है।
शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है, वो बहुत सारी साइडलाइंस में जो मुलाकातें होंगी, वो बहुत सारी नई राहें मुख्तलिफ ममालिक के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की खोल सकता है। तो ओवरऑल एक हमें बेहतरी होती तो माशी एतबार से नज़र आ रही है, या हम इतने वर्स्ट चले गए थे कि अब ये थोड़ी रिकवरी भी हमें बेहतरी दिखाई दे रही है? बेशक आप कह सकते हैं। देखिए ना, अब फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज ही है, स्टॉक एक्सचेंज जो है ठीक है, वो बेहतर जा रहा है, सब कुछ है। अब यहाँ पर क्या था कि हमारा ख्याल ये था कि बुनियादी तौर पर इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए और सियासी टेम्परेचर कम होना चाहिए। यहाँ पर भी हुकूमत को चाहिए कि जब ये शंघाई ऑर्गेनाइजेशन की जो है जब ये हो रही थी कॉन्फ्रेंस, तो इस सिलसिले में जो भी हालात इस्लामाबाद में हुए या हो सकते हैं, अभी भी जो खतरात सर पे मंडा रहे हैं, अगर उस मामले में भी हुकूमत जो है ज़रा संजीदगी का मुजाहरा करती, अगर आईनी तरामीम के ऊपर एक बड़ी सियासी जमात को एतराज़ भी था तो उसको भी आगे ले जाते, माहौल को ज़रा बेहतर कर लेते, तो शायद, मैंने पहले भी कहा था कि असल में हमारी संजीदगी का एहसास लोगों को होना चाहिए। आप देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि चाइना जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी जो है जारी कर रहा है। चाइना से पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में ट्रैवलिंग के लिए जो है वो एडवाइजरी जारी हुई है। तो ये भी हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात है और अफसोसनाक बात है। अब सूरत से हाल ये है कि अगर तो ये कॉन्फ्रेंस प्रॉपरली हो जाती है बगैर किसी सियासी हंगामे के और ये कामयाब हो जाती है, तो बेशक ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा, हमारे इमेज के लिए बेहतर होगा। और ख़ास तौर से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सऊदी डेलीगेशन आ रहा है या और लोग आ रहे हैं, अगर उन्होंने ये बात महसूस कर ली कि पाकिस्तान में माहौल अच्छा है, माहौल बेहतर है, हुकूमत संजीदा और ऐसे इक़दाम करती है कि जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बेहतर हो, तो फिर शायद थोड़ा सा हम आगे निकल सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, हमारे मौजूद थे। गुफ्तगू आपने नाज़रीन उनकी सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर आपसे बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और IPPs के साथ हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं, अब वो एक नतीजा खेज़ मोड में दाखिल हो चुके हैं, चूँकि 5 IPPs को अब कन्विंस कर लिया गया और वो राज़ी हो चुकी हैं। डॉक्यूमेंट्स भी अब बाकायदा तौर पर साइन हो चुके हैं कि अब आगे उनको कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं की जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की जो दस्तावेज़ात हैं उस पर अब जो एक सिग्नेचर का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। अब साथ साथ हुकूमत के पास एक और प्लान भी है और वो प्लान है कि मल्टी प्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट बनाई जाए। अब इससे क्या मुराद है और जब ये फार्मूला हुकूमत इम्प्लीमेंट करने जाएगी तो एक एंड सारिफ को, एक एंड कंज्यूमर को उससे कितना फ़ायदा हो सकेगा। और इन 5 IPPs को भी अगर इनिशियली हुकूमत बंद करती है, इनके साथ आगे मामलात को लेकर नहीं चलती, तो ये सालाना कोई 60 से 65 अरब रुपए की जो माहाना जो बचत है जो कि फिर साल में आगे चलकर कई 100 अरब में कन्वर्ट हो सकती है। तो इससे एक एंड कंज्यूमर के बिल पर यानी टैरिफ पर कितना असर पड़ेगा और क्या जो टास्क फोर्स थी उसका ये इक़दाम काबिल तहसीन है, आगे मज़ीद इस तरह की कामयाबियाँ इस टास्क फोर्स को मिलेंगी और उनके असरात सामने आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये कम से कम 5 IPPs के साथ तो इनिशियली ये मामला अभी तय पाया है। अब ये वो अलग बात है कि अभी 2027 में इनके एग्रीमेंट्स वैसे ही ख़त्म होने जा रहे थे, तो जिनके एग्रीमेंट्स अभी 10-10, 15-15 साल के बाकी हैं उनसे ये हुकूमत कैसे डील करेगी, उनके साथ कोई इस तरह की डील सामने आ सकती है नहीं। और फिर ये भी बताएगा कि इसका असर या इसका फ़ायदा एक एंड कंज्यूमर तक पहुँच सकेगा, कोई वाज़ेह रिलीफ मिल सकेगा लोगों को। देखिए, जहाँ तक क्या तस्वीर हुआ है, किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स के साथ नेगोशिएशन हुई है, क्योंकि आपने वो तो नहीं जाहिर किया और ना ही मुझे एक्सेस है पता है, लेकिन कम से कम कोई भी अगर एक एग्रीमेंट हो गया है तो एग्रीमेंट का मतलब है कि वो पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदामंद ही एग्रीमेंट होगा। उससे कितना फ़ायदा होगा अभी ये भी नहीं पता कि ये एग्रीमेंट जो है पुराने वाले एग्रीमेंट है 1995 के या ये नए एग्रीमेंट है जो चाइनीज के साथ हुए हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें IPPs कौन सी शामिल हैं वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। 1994 और जो 2002 के तहत जो माहदे वजूद में आए थे, जिसमें मेसर्स हपको पावर प्लांट था, मेसर्स रोश पावर प्लांट था, AES लाल पीर पावर था, इसमें सबा पावर प्लांट था, इसमें एटलस पावर था। ये वो तमाम वो IPPs हैं जो कि लोकल IPPs ही हैं और जिनके माहदे अब 2027 में ख़त्म होने जा रहे थे। तो इनके साथ ये एग्रीमेंट्स को वक्त से पहले ख़त्म किया गया। ठीक है, ये इसका मतलब है कि
1994 की पॉलिसी के फौरन बाद जो मुआहदे हुए थे उनको ख़त्म किया जा रहा है, कि वैसे भी तो उनकी मियाद अभी काफ़ी गुजर चुकी है और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने फ़ायदा पाकिस्तान से ले लिया है, कितने गुना उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल ली है। तो इसके बाद अगर वो मुआहदे ख़त्म होते हैं तो वो लाजमी तौर पर पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परसू करना चाहिए और ख़त्म करने चाहिए। अभी किन टर्म्स के ऊपर ख़त्म हुए हैं, क्योंकि जैसे मैं कह दिया है कि उनकी रिकवरी अपनी इन्वेस्टमेंट की, उनकी रिकवरी अपनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न की, वो सब कुछ हो चुके हैं। अब ये वादे ख़त्म हो जाते हैं या कम से कम कोई ऐसा वादा कर लिया जाता है जिससे अब वो पावर जो है वो काफ़ी हद तक हमें सस्ती कर दे, तो तभी इसको पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये टेक एंड पे वाला जो मॉडल लेकर हुकूमत आ रही है, ज़ाहिर है उसमें आगे आपको कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देनी, लेकिन पिछली पेमेंट्स तो बहरहाल आपको क्लियर करनी है। अब टेक एंड पे से कितना फ़ायदा हो सकता है कि जो बिजली की लागत है वही एक्चुअल लागत ही हुकूमत अदा करे IPP को, और फिर उसी लागत के तहत वो एक एंड कंज्यूमर तक पहुँचाई जाए। तो ये इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है टैरिफ पर? जी, पहली बात यह है कि कितना ज़्यादा कंट्रोल है हमारा उन पावर प्लांट्स के ऊपर। नेपरा का उस हद तक कंट्रोल नहीं है। और दूसरी एक लूप होल इसमें यह है कि फ्यूल कास्ट इज पास थ्रू, और ज़्यादा गड़बड़ जो होती है फ्यूल कास्ट से, क्योंकि वो कंपनियां जो हैं वो फ्यूल की एफिशिएंसी के ख्याल नहीं रखती, और इस तरीके से ज़्यादातर जो पावर प्लांट जो है वो फ्यूल ऑयल पर चल रहे हैं, वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है। तो वो जो मादे हुए उनके नेचर क्या है, उसके टर्म्स क्या है, उसमें अगर पाकिस्तान की नेपरा वाला को ये इख्तियार हासिल होगा कि उनकी एफिशिएंसी को वो मॉनिटर करे, उनकी फ्यूल की कंजम्पशन को मॉनिटर करे, और फिर जो है वो मुनासिब दामों के ऊपर बिजली की कीमत अदा करे जिसमें कैपेसिटी पेमेंट ना हो, तो कुछ रिलीफ तो हो जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये जो अब मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट बनाने हुकूमत जा रही है, अभी ज़ाहिर है बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है, अभी ये सिर्फ एक सोच की हद तक है, अभी बड़ा आगे इस पर प्रैक्टिकली काम होना है। ये किस हद तक वायबल होगा हमारे इस कल्चर में? अगर एक शहर में या एक सूबे में कोई 3-4 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हों, तो क्या एंड कंज्यूमर, एक आम सारिफ, डायरेक्टली उनसे राब्ते में होगा, वो खुद उनसे बिजली खरीदेगा, या किस तरह से ये फार्मूला काम करेगा? देखिए, ये जैसे आपने कहा कि कोई सिस्टम अगर गवर्नमेंट बना रही है कि मल्टी यूजर की मार्केट बन रही है, तो वो उन यूजर्स को क्या इख्तियार होगा नेगोशिएट करने को, ये सारे इस टर्म के ऊपर है जो हुकूमत ने उनके साथ तय की है। लेकिन लाजमी तौर पर कम से कम जो भी कदम हुकूमत लेगी वो कुछ पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की इनके लिए, सनतों के लिए फ़ायदा मंद समझ कर ही लेगी, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी बड़ी तादाद में ये IPPs थे, ये भी पावर प्रोड्यूसर्स थे, अब ये मल्टीप्लेयर पावर प्रोड्यूसर, ये हुकूमत सिर्फ लफ्ज़ों के हेर फेर को लेकर आगे चल रही है, या वाकई कोई एक अलग से एक फार्मूला है, कोई अलग से एक प्लान भी? चूँकि ये भी तो बिजली बनाकर हुकूमत को दे रहे थे, फिर हुकूमत लोगों तक तकसीमकार कंपनीज़ के ज़रिए पहुँचा रही थी। तो ये जब इस नए फार्मूले पर काम हो रहा है, ये किस हद तक मुख्तलिफ होगा पुराने इस फार्मूले से? हकीकत में अनफॉर्चुनेटली जो नया फार्मूला है उसका मुझे इल्म नहीं है क्या उसकी टर्म्स हैं। जब तक उस टर्म्स को जाहिर ना किया जाए, आवाम तक पहुंचाया ना जाए, तो फिर तज्जिया करना मुश्किल है। सिर्फ इस एक वजह से तवक्को की जा सकती है कि ये लोग कोई बेहतरी की तरफ ही कदम उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का और ख़ासकर बिजली का शदीद बहरान है। उसी की वजह से पाकिस्तान के अवाम की भी और पाकिस्तान की सनतों की भी हालत बहुत कमज़ोर है। तो डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है? चूँकि रिलीफ एक एंड कंज्यूमर को फौरी चाहिए होता है, और ज़ाहिर है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि एक कुल वक्ती रिलीफ भी मिल सके, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन सके जो कि आगे फिर कई साल तक चल सके। तो ये शॉर्ट टर्म इस वक्त क्या स्टेप्स हुकूमत को फौरी तौर पर लेने चाहिए? देखिए जी, पहली बात यह है कि ये मनसूबे जितने भी हैं इतने ज़्यादा पुराने हैं कि इन्वेस्टर्स ने, बल्कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स ने अपनी कास्ट निकाल चुके हैं, अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल चुके हैं। अब ये टेल एंड के ऊपर मनसूबे हैं, तो इसलिए अब उनको तवक्को नहीं होनी चाहिए कि उनको वही मराद मिलती रहेंगी, जैसे कैपेसिटी प्राइस मिलती रहेगी, या उनको हाई प्राइस मिलती रहेगी, या उनके
फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर कोई चेक नहीं होगा, तो वो चीज़ें जो है जब तक इन वादे के अंदर शामिल न हो या उसकी टर्म्स मैंने ये नहीं पता कि क्या हुकूमत को ये जो उन्होंने कंक्लूड किए हैं वादे ये उनके लिए फायदेमंद भी हैं या कि इन्वेस्टर्स की ज्यादातर बात चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पसाएंगे एक और बड़ा अहम मामला है जो कि इस वक्त कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। टेलीनॉर और पीटीसीएल का मर्जर एक मुअम्मा बन गया है। दिसंबर 2023 में पीटीसीएल की जानिब से ये अहम खबर सामने आई थी कि पीटीसीएल ने टेलीनॉर को हासिल करने के लिए एक सेल परचेज एग्रीमेंट किया है। पीटीसीएल ने टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स 108 बिलियन रुपए में हासिल किए हैं। टेलीनॉर ने 18 साल कबल पाकिस्तान में अपने बिजनेस का आगाज किया था। टेलीनॉर के इस वक्त 45 मिलियन सार्फिन है और टेलीनॉर जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की पाकिस्तान में ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि तकरीबन 4 अरब डॉलर्स के करीब है। इत्तलात के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले पीटीसीएल ग्रुप और टेलीनॉर के दरमियान मुआहदा हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मर्जर का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स समेत कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस डील को मार्केट के लिए बेहतर नहीं समझ रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड पीटीसीएल और टेलीनॉर पाकिस्तान के मर्जर की दरख्वास्त का जायजा लिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मर्जर से मुतालिक काफ़ी सवालात उठाए, जिनमें एक अहम नुक्ता यह था कि इस मर्जर से पाकिस्तान में सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स की तादाद 4 से कम होकर 3 हो जाएगी, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में मुकाबले की फ़ज़ा मुतासिर होगी। मर्जर के नतीजे में नेटवर्क स्पेक्ट्रम के मुमकिना ख़राब होने के खदशात का भी इजहार किया गया था, जिससे कॉम्पिटिटर पर मनफी असर पड़ेगा और मर्जर के नतीजे में सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा और मेयार भी मुतासिर होगा। इत्तलात के ज़ेर इंतज़ाम पीटीसीएल ने 6 मार्च 2024 को इस मर्जर की दरख्वास्त सीसीपी में दायर की थी, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौखर कर दिया था और कानून के मुताबिक कमीशन ने दरख्वास्त का जायजा लेने के बाद पहले मरहले का ऑर्डर 3 मई को जारी कर दिया था। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस मर्जर से मुतालिक जायजे का दूसरा फेज जारी है, जिसके बाद इस मर्जर का हतमी फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता चंद दिन पहले सीसीपी में पीटीसीएल और टेलीनॉर से मुतालिक होने वाली समाअत के दौरान वतीन टेलीकॉम और जैज़ टेलीकॉम ने पीटीसीएल की तरफ से टेलीनॉर पाकिस्तान के मुजव्वज़ा हुसूल और यूफोन के साथ इसके मर्जर की शदीद मुखालफत की। समाअत के दौरान वतीन टेलीकॉम के वकील मियां समीउद्दीन ने पीटीसीएल के सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स बशमूल लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल एलडीआई सर्विसेज के लिए होलसेल सप्लायर होने पर तशवीश का इजहार किया। वकील मियां समीउद्दीन ने मजीद कहा कि पीटीसीएल ने हाल ही में यूफोन के लिए एलडीआई सर्विस को बलूचिस्तान में वतीन से मुंतकिल किया है। उन्होंने खबरदार किया कि इस मर्जर के बाद पीटीसीएल टेलीनॉर के पास तमाम मौजूद एलडीआई के कारोबार पर मोनोपोली कायम कर सकता है। वतीन टेलीकॉम के वकील की जानिब से सीसीपी को बताया गया कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 एलडीआई कंपनीज काम कर रही हैं। पीटीसीएल पहले ही 48% मार्केट शेयर पर काबिज है, जिसकी वजह से पीटीसीएल की पोजीशन मुमकिना तौर पर एलडीआई के बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर्स की फोरक्लोजर का बाइस बन सकती है। जैज़ टेलीकॉम के वकील खालिद इब्राहिम ने दलील दी कि पीटीसीएल टेलीनॉर खरीदने के बाद मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर लेगा, जिसके बाद कंपटीशन मुतासिर होगा। सीसीपी कंपटीशन को महफूज रखने के लिए मर्जर से पहले और मर्जर के बाद की शराइत आयद करे। जैज़ के वकील इब्राहिम खालिद ने तजवीज़ दी कि शराइत में जमशुदा इदारों के लिए ये शर्त शामिल होनी चाहिए कि वो दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स को अपना नेटवर्क बाहमी रजामंदी से इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। ये तजवीज़ भी पेश की गई कि पीटीसीएल को दीगर ऑपरेटर्स को होलसेल गैर इम्तियाजी रसाई फराहमी करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर और स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग के लिए मुनसिफाना शराइत फराहम करने का पाबंद बनाया जाए। सीसीपी ने पीटीसीएल और टेलीनॉर के फेज़ 2 मर्जर के रिव्यू में इजाफी डेटा और मालूमात भी तलब कर ली हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मिर्ज़ा साहब, साबिक चेयरमैन है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये टेलीकॉम सेक्टर में इस वक्त एक बड़ा मर्जर होते देख रहे हैं कि पीटीसीएल और टेलीनॉर का ये हो रहा है मामला अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पहले 4 बड़े प्लेयर्स होते थे, अगर ये मर्जर कामयाब हो जाता है तो सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स रह जाएंगे। ज़ाहिर मार्केट में कंपटीशन किसी हद तक कम हो जाएगा। इस पूरी सूरत हाल में सीसीपी की क्या जिम्मेदारी है, क्या उनका किरदार है, वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं मौसर तरीके से कि कंपटीशन की भी एक फिजा कायम रहे? एक चीज़ तो आपको समझनी चाहिए
कि कोई भी कंपटीशन एजेंसी जो है वो मर्जर्स के खिलाफ नहीं होगी। ये आप उसको मद्देनजर रखें, ताकि मगर ये जरूर है कि किसी किस्म का मर्जर, चाहे छोटी कंपनीज का हो या बड़ी कंपनीज का हो, उसका मैथमेटिकल इफेक्ट यही है कि थोड़ी सी कंपटीशन कम हो जाती है। पर ये मतलब नहीं है कि ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ये एफिशिएंसी कंसिडरेशन और चीज़ें भी पड़ती है मार्केट में, सिर्फ कंपटीशन ही नहीं बट इसमें और भी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है कंपटीशन कमीशन को। तो एक चीज़ तो आप प्लीज ये भी समझिए कि ये नहीं कि ये पहला मर्जर है इस किस्म की कंपनी से। टेलीकॉम सेक्टर में पहले हो चुका है, भारत का और PTCL का एक हो चुका है, और दुनिया भर में ये होते रहते हैं मर्जर। हमारा ये जो, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता इस सेक्टर के बारे, मगर ये कंपटीशन कमीशन इसको देख रही है और मीटिंग्स कर रहे हैं, और लाजमन उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ताकि वो जरूर एक्सपर्ट्स भी हायर की होंगे। तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये जो सेक्टर है, हमारा सेक्टर, इसमें कुछ थोड़ी सी बड़ी सवेयर किस्म की कॉम्पिटिशन रह चुकी है, और उसकी वजह से जो इसमें जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम है। दुनिया भर के प्राइसेस देखते हैं तो गालिबन हमारी लोएस्ट, ये सही मालूम नहीं है पर मेरा ख्याल में ये शायद सबसे कम। मैं कंपैरिजन नंबर्स नहीं आपको दे सकता, तो ये मेरे यकीन है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो इनका ये है, और फिर इन कंपनीज के जो टैक्सेस लग रहे हैं तो 38-40% टैक्स लग जाता है। तो ये जो जिन मुल्कों में इनकरेज किया जाता है टेलीफोनी और ये मोबाइल नेटवर्क डिजिटलाइजेशन, वहाँ टैक्सेस के ऊपर भी कुछ ध्यान किया जाता है कि ज़्यादा ना लेबर उसको ना ज़्यादा बोझ डाला जाए। मगर बहरहाल ये इस सेक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये इतना अट्रैक्टिव सेक्टर नहीं है कि बाहर के लोग यहाँ पे आए, उसमें इन्वेस्ट करें और इसको इम्प्रूव करें। अभी टेलीनॉर की ये दे रहे हैं, जो बड़ी एक मशहूर कंपनी है नॉर्वे की, उसके रशिया में भी उसकी कनेक्शन है हर जगह, मगर वो पाकिस्तान से हट रहे हैं ताकि इनके लिए उनको ये प्रॉफिटेबल नहीं है यहाँ पे, उसके लिए वो इसको बेच रहे हैं। और अब क्या होगा यहाँ पे तो हमारे इस सेक्टर में अगर सारे प्लेयर्स को ले लिया जाए, तो जो दूसरी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं तो 20 के करीब हैं, और 4 हैं जो बड़े प्लेयर, और वो 4 जो बड़े पहले 5 होते थे, उसमें से अब 4 रह गए। अब ये जो सबसे जो कम वाला है वो है कि क्या कहलाता है कि मोबाइल लिंक, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ये टेक ओवर कर रहा है, ये खरीद रहा है, जो नंबर 3 है टेलीनॉर। तो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज मुझे आप जी करेक्ट बताइए। तो खालिद साहब ये बताएगा कि जो मैंडेट है इस वक्त कंपटीशन कमीशन का, वो उसकी वो क्या डिमांड करता है? जो इस वक्त PTCL जिस तरीके से ये टेलीनॉर ख़रीद रहा है, वो बड़े भारी कर्ज लेकर ख़रीद रहा है, वो गवर्नमेंट भी बड़े हिस्से में उसमें शेयर होल्डर है। तो एक गवर्नमेंट ओन जो एक कंपनी हो, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ कर्ज लेकर भी अगर मर्जर करती है, तो इस पर भी CCP को कोई एतराज़ नहीं है। मर्जर होने से तो बहरहाल नहीं रोक सकता, उसका मैंडेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल रोक सकता है मर्जर, उसका मैंडेट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मैंडेट है ये है कि कंपटीशन को फरोग देना, कि पाकिस्तान में लफ्ज़ उर्दू का कंपटीशन को फरोग देकर, उसको इनकरेज करके, और लेसनिंग ऑफ कंपटीशन और डिस्टॉर्शन ऑफ कंपटीशन को प्रिवेंट करना। तो ये करते हैं कंपटीशन को करके। एक तो सेक्शन 4 के तहत ये कार्टेल्स और प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स के खिलाफ एक्शन। फिर अगर कोई अब्यूज ऑफ डोमिनेंस करता है, कोई डोमिनेंट प्लेयर है और उसकी वो
गलत काम करता है और अपनी जो डोमिनेंस से कंपटीशन को कम करता है, किसी को उनके साथ अनफेयर होता है, एक्सक्लूसिव कॉन्डक्ट होता है या एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्डक्ट होता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो। अपनी जो मर्जर के ऊपर कंपटीशन एजेंसी कड़ी नजर रखती हैं और एक साइज से ऊपर, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर उस ये जो है ना ये मर्जर ये अप्रूव होने होते हैं कंपटीशन एजेंसी। क्यों? ताकि जब ये मर्ज होते हैं, अगर उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो डोमिनेंट हो जाए या उनकी डोमिनेंस को स्ट्रेंथन हो जाए, तो फिर अंदेशा है कि ये अब्यूज करेंगे अपनी डोमिनेंस। तो मगर मर्जर और डोमिनेंट होना ये कानून के खिलाफ नहीं है, मगर इसको इस्तेमाल करना, अब्यूज का करना, अगर आप 40% से ज्यादा हो जाए मार्केट पे, वो फिर को कानून की खिलाफ है। तो एक चीज तो आप सब ये समझो। दूसरा ये कि जहाँ तक ताल्लुक है कि कोई बोरो करके खरीद रहा है या कैसे खरीद, इससे कंपटीशन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मगर देखिए यहाँ पे जरा आर्किटेक्चर को भी आपको मेरा ख्याल है थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। PTCL है एक किस्म की गवर्नमेंट की कंपनी जितनी भी है, और उसकी एक आप कह लें सब्सिडरी है, 100% ओन सब्सिडरी पर सेपरेट कंपनी। ये है ये मोबाइल लिंक जिसका ये रिव्यू फोन है, ठीक है। अब ये मेरा ख्याल है मार्केट में इनकी तो 14% शेयर है, 14 या मेरी 16 होगा ऐसी, और ये टेक ओवर कर रही है इसको टेलेनॉर, विच इज अबाउट 24% ऑफ द मार्केट। अगर इनको कंबाइन किया जाएगा, कंबाइन हो जाएगा तो ये 40% हो जाएगा जी, ठीक है, से थोड़ा सा ज्यादा। जब ये हो जाता है तो फिर कंपटीशन कमीशन का फर्ज है कि इसको सारी चीज को देखना कि कंपटीशन तो लेसन हो रही है, ये तो हम हमें समझ आ रही है, मगर इसको इजाजत दे सकते हैं हम, एफिशिएंसी ग्राउंड्स हैं यहाँ पे उसको हम इजाजत दें। और दूसरी चीज एक और है एफिशिएंसी के अलावा कि ये देखना है कि वही एफिशिएंसी अचीव हो सकती थी किसी और lesser means of के साथ जिसके साथ कॉम्पिटिशन का इतना असर ना हो, ये चीज हो सकती थी। ठीक है, ये बातें उन्होंने देखनी है और उन्होंने हियरिंग्स कर रहे हैं और मुझे यही है कि वो बिल्कुल सही फैसला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मिर्ज़ा साहब, साबिक चेयरमैन कॉमेट पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।